हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 25 मई को टोटल 3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो द हिंदू से लिया गया है। द मिसिंग लिंक्स इन IMEC कॉरिडोर एज शोन बाय द गाजा वॉर। इस आर्टिकल में हम IMEC कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर प्री पर्सपेक्टिव से जो फैक्ट है वो कवर करेंगे। इससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। जो चैलेंजेस रीसेंट जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के कारण हो रहे हैं उस पे एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे और क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर बात की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन भी पूरा मेंस का तैयार करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है आफ्टर द ब्लेज। ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन आया है, इसी के थ्रू एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। इंडिया एस्पिरेशन टू इंडस्ट्रियलाइज शुड बी फाउंडेड ऑन सेफ्टी। ये क्वेश्चन पूरा एड्रेस करेंगे, कैसे इसको लिखना है, कौन कौन सा एग्जाम्पल लिखना है, ये एस्पेक्ट भी कवर किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है व्हाट नॉर्वे आयरलैंड एंड स्पेन रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन एज अ स्टेट मीन्स। इसमें हम पैलेस्टीन के बारे में बात करेंगे और इसके जो परमानेंट स्टेटस है एज अ ऑब्जर्वर स्टेट इन यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इन्हें मेंबर बनाया जा सकता है यूनाइटेड नेशन में, क्या प्रोसीजर होती है। ये सारे एस्पेक्ट आपको प्री में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक भी दी होगी, और आप लोग डायरेक्टली सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस जो है सर्च करिए, हम आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द मिसिंग लिंक्स इन IMEC एज शोन बाय गाजा वॉर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको IMEC कॉरिडोर के बारे में पूछा जा सकता है, उसके सिग्निफिकेंस, उसके बेनिफिट्स, उसके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड या फिर सॉल्यूशन के बारे में आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, और इसी बार आपको हो सकता है क्वेश्चन दिख जाए। इसके अलावा आपको प्री में स्टैटिक पोर्शन आ जाएगा IMEC कॉरिडोर के बारे में, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कितना लंबा है, किस किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हो रहा है, ये सारे एस्पेक्ट आपको प्री में पूछे जाएंगे। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। जो भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है वो सारे एस्पेक्ट जो है कवर किए जाएंगे। एक मेंस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनालाइज द चैलेंजेस पोस्ड बाय द रीसेंट जियोपॉलिटिकल conflict on IMEC project also suggest some solution। ठीक, एक इस तरह का क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 2024 मेंस में। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। IMEC प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर वॉज साइन ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट विच वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन September 9, 2023 बाय यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसे साइन किया है, इसे आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर आप फंस सकते हो। इस प्रोजेक्ट में कहीं पर भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में, और उसने भी इसे साइन किया है इस कॉरिडोर को। चीज़ें क्लियर है? तो G20 समिट के साथ इसे लॉन्च किया गया है, और मेन जो इसका पर्पस है वो क्या है? टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू एनहांस कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रॉम एशिया, अरेबियन गल्फ एंड यूरोप। एशिया से यूरोप की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा करके, ट्रेड एक्सेस बढ़ा करके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, और उसके थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये मेन जो है आपका IMEC का पर्पस हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको प्री में पूछी जा सकती है। इट वॉज डिज़ाइन एंड फॉर्मुलेटेड अंडर द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII के अंदर जो है इसे फॉर्मुलेट किया गया है। आपको PGII के बारे में ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो आप अभी गूगल करिए, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार प्रीलिम्स में आपको पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पूछा जा सकता है। US लेड ये प्रोजेक्ट है, किसको काउंटर करने के लिए? चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए। तो मेनली
अगर आप IMEC कॉरिडोर की बात करेंगे तो ये सिल्क रूट को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी सारे इसके बेनिफिट्स में आ जाएंगे। तो सीधे अब बेनिफिट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोजेक्ट होगा, एक बार फ़ोटो देख लो कहाँ से कनेक्टिविटी हो रही है। मुंबई का जो पोर्ट है और गुजरात का जो पोर्ट है, यहाँ से हम जो है UAE का सी रूट से कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके बाद फिर रोड और रेल, इन दोनों के थ्रू हम यहाँ पर वेस्ट एशिया में पूरा ट्रैवल करके इज़राइल का जो हाइफा है, जिसे अदानी ने रिसेंटली लिया था एक्सपांड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ये हाइफा भी जो है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके अलावा ये आपका जेबल अली पोर्ट हो गया, जो कि UAE का पोर्ट है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि हराद है, अल हदीरत है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये प्लेसेस इन न्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको डायरेक्टली IMEC ना आए, इस तरीके से आपको चीज़ें पूछ ली जाए। और फिर यहाँ पर हाइफा से सी रूट के थ्रू हम ग्रीस पहुँचेंगे, और फिर एक बार आप यूरोप पहुंच गए तो वहाँ तो शेंगन एरिया है ना, वहाँ पर पूरा कनेक्टिविटी है यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो वहाँ अपने को टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ पर ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज बड़ा इजीली हो जाता है। तो अपने को बस एक बार यूरोप तक पहुँचाना था। चीज़ें क्लियर है क्या? ये रियाद तो जानते ही होंगे, है ना, कहाँ पर है? सऊदी में है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डॉट डॉट से दिए हुए हैं वो सी रूट हैं, और जो डार्क हैं वो रेल रूट हैं। तो ये अपना मेन IMC प्रोजेक्ट हो जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम समझेंगे जब चैलेंजेस की बात करेंगे कि कौन से एरिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। पहला बेनिफिट्स है ट्रेड एफिशिएंसी, रिड्यूस ट्रांजिट टाइम एंड कॉस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 40% एंड 30%। जो टाइम है वो लगभग 40% कम हो जाएगा जितना पहले लग रहा था, और जो कॉस्ट होगी वो भी लगभग 30% कम हो जाएगी। तो इससे होगा क्या? इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, पेरिशेबल आइटम्स भी भेज सकते हैं, और ओवरऑल जो हमारे गुड्स हैं उसकी प्राइस कम हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, तो इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी। चीज़ें क्लियर है? तो यहाँ पर आप पहले कहाँ से जा रहा करते थे? यहाँ से ऐसे घूम के जाया करते थे। यहाँ से पाकिस्तान से तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान जाने ही नहीं देता, अपने को कनेक्टिविटी का इशू है। यहाँ से ऐसे पूरा घूम के जाते थे सुएज़ कैनाल रूट, और अगर यहाँ पर इशू आ जाए तो हम कहाँ से जाते थे? पूरा यहाँ अफ्रीका से घूम के जाना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती थी ऐसे में, और बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाता था। तो ट्रांजिट टाइम और कॉस्ट दोनों कम हो गई है, और ओवरऑल ट्रेड एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी अगर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो लगभग 4800 किलोमीटर का ये कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। तो ये रीजनल सप्लाई चेन को सिक्योर करने में मदद करेगा, ट्रेड एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा, ट्रेड फैसिलिटेशन रीजन में इम्प्रूव करेगा। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा, है ना, हमारा एक सप्लाई चेन सिक्योर हो जाएगी। प्रॉपर जो है आप सप्लाई चेन इसी ट्रेड के थ्रू सारी की सारी चीज़ें बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अल्टरनेटिव रूट टू सुएज़ कैनाल एंड बाईपासिंग पाकिस्तान। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, पाकिस्तान के चक्कर में रहना ही नहीं है। सुएज़ कैनाल के लिए भी हमें एक अल्टरनेटिव रूट मिल गया। सुएज़ कैनाल के लिए अल्टरनेटिव रूट क्यों चाहिए अभी आगे बात करेंगे, लेकिन एक आइडिया दे देता हूँ। अभी रेड सी में खूब बम फोड़े हैं हाउदीज़ ने, पूरा का पूरा ट्रेड जो है कहाँ से शिफ्ट करना पड़ा? जो आपका अफ्रीका है वहाँ से पूरा घूम कर जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि एक अल्टरनेटिव रूट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम और समय और पैसा हर चीज़ लग रही है। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंक्रीज ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक रीजन से BRI का ये काउंटर पार्ट है, चाइना की जो अग्रेसिव अप्रोच है उसका ये अल्टरनेटिव है। तो ये स्ट्रेटेजिक पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक और बेनिफिट देखें तो ये वेस्ट एशिया रीजन, मिडिल ईस्ट एशिया रीजन में सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग इज़राइल एंड अरब कंट्रीज़। तो कहीं ना कहीं जो इज़राइल का इंटीग्रेशन है इस रीजन में, इस प्रोजेक्ट के थ्रू उसे बढ़ाया जा रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट
इसका जो है सिग्निफिकेंस और बेनिफिट रहेगा। अरब कंट्री के साथ उसका जो ट्रेड है वो भी इम्प्रूव होगा और जो रिलेशन है वो भी इम्प्रूव होंगे। और अगर हम यूएस के रोल की बात करें तो यूएस ने बहुत बड़ा रोल अपना इसमें जो है अदा किया है, क्योंकि इसमें इज़राइल भी है और साथ में जॉर्डन भी है इसी प्रोजेक्ट में, यूएई भी है और सऊदी अरेबिया भी है। तो ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़, ये अरब कंट्रीज़ इज़राइल के साथ धीरे धीरे जो रिलेशन है उसे नॉर्मलाइज करने में लगी और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। ठीक, अब जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो रिसेंटली जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, उन सारे इश्यूज़ के कारण क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो गाज़ा वॉर हो गई यार। वॉर होने के बाद जो प्रोजेक्ट हो जाएगा वो डिले हो जाएगा, हो सकता है 5-7 साल तो इसमें कोई काम ही ना हो, तो बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया के लिए भी और ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व है सब के लिए। स्पेशली चाइना को बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है एक एज अ अल्टरनेटिव, एक्चुअल में अल्टरनेटिव बनकर उभर रहा था उनके सिल्क रोड प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। नेक्स्ट बात करें तो क्या चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जैसे कि हाउदीज जो कि यमन बैक्ड रिबेल्स हैं, उन्होंने अभी रेड सी में एक्सेस पूरी तरीके से बंद कर दिया, खूब बॉम्बिंग की थी। तो ये प्रोजेक्ट को खतरा तो है ही, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर ऐसे मिलिटेंट ग्रुप हैं जो इस प्रोजेक्ट को बनने नहीं देंगे, और इवन बनेगा भी तो उस कॉरिडोर को आगे चलकर भी क्या कर सकते हैं, हानि पहुँचा सकते हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न और इशू हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, चाहे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर भी हो जाए। जो करंट चीज़ें चल रही है अगर वो बेहतर भी हो जाए तब भी ये कंसर्न आगे तक रहने वाला है। नेक्स्ट चैलेंज है कन्फ्लिक्ट इन पर्शियन गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैव थ्रेटन की ट्रांजिट रूट्स। क्या कह रहा है, अगर किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है पर्शियन गल्फ में या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो जो की ट्रांजिट रूट है उसको भी खतरा हो सकता है और ये कॉरिडोर के थ्रू जो शिपिंग करना चाहते हैं वो शिपिंग प्रॉपरली हो नहीं पाएगी अगर इस तरह का कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यूएई की बात करते हैं तो यूएई और इंडिया के बीच में जो कनेक्टिविटी है, यूएई के जो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो कि ट्रांजिट रूट में आते हैं वो कौन सा है, जेबल अली। ये जो जेबल अली पोर्ट है इसका एक्सेस कहाँ से होगा, पर्शियन गल्फ से होगा। अब मान लीजिए कि पर्शियन गल्फ में किसी भी तरह का क्राइसिस आता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद कर दिया जाता है किसी भी रीज़न से, तो आप जो है यहाँ पर जेबल अली तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपका ये जो पूरा कॉरिडोर है इंडिया से यूरोप की कनेक्टिविटी का वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, उसका रेलेवेंसी खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ से ट्रैवल ही नहीं कर सकते तो फिर आपको यहाँ से ही करना पड़ेगा, यहाँ से ही करना पड़ेगा। तो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है अगर पर्शियन गल्फ में किसी भी तरह का इशू हो जाता है। तो अब इशू करेगा कौन, 2019 में पर्शियन गल्फ क्राइसिस हुआ था। पर्शियन गल्फ क्राइसिस किस किस के बीच में होता, ईरान और यूनाइटेड स्टेट। ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में और आईएमसी प्रोजेक्ट में ईरान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ईरान आगे चल के एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर सकता है इस कॉरिडोर को। कैसे कर सकता है, जब 2019 में यूएस और ईरान के बीच में क्राइसिस हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के एक ड्रोन को मार दिया था, ये कहा था कि हमारी टेरिटरी में, और मार दिया था। उसके बाद बहुत चीज़ें एस्केलेट हो गई थी और उसके बाद ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स काउंटर अटैक करेगा, ड्रोन अटैक करेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को बैक कर लिया और ये जो है अटैक को रोक दिया गया। अदरवाइज़ यहाँ पर एक और वॉर शुरू हो सकती थी। तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो ईरान जो है बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है इस वक्त, इज़राइल के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनका जो कन्फ्लिक्ट है वो सऊदी के साथ चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रहा है, और ये लोग हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ के लिए रोना शुरू कर देते हैं। अगर इनके ऊपर अटैक करो तो बोलते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है चोक पॉइंट, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा तेल जो है पूरी दुनिया में पहुँचता है। स्पेशली चाइना जैसी कंट्री को तेल जो है ईरान से ही आता है, और वो कहाँ से आता है, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और ये जो है किसके पास है, ईरान के पास है। तो ईरान रोना शुरू कर देता है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया
तो मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। तो ये एक बहुत ऐसा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, जिसमें कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। और आईएमईसी के यूएई के जो मेन पोर्ट हैं वो पर्शियन गल्फ में खुल रहे हैं, तो आगे चल के अगर पर्शियन गल्फ में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट होगा वो खतरे में आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि ये प्रोजेक्ट फेस कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट इन इजराइल सच एस इलियाट एंड हाइफा। हाइफा किसने लिया है? अदानी ने। बेचारा लेने के बाद थोड़ा पछता रहा होगा, क्योंकि ये वॉर तो उसे दिखाई नहीं दी, लेकिन अब ले लिया है तो इसका जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। और जो पोर्ट हैं इलियाट और हाइफा, ये बहुत ज़्यादा डिसरप्शन फेस कर रहे हैं ड्यू टू वॉर। तो जब तक कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होगी ये प्रोजेक्ट शुरू हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट क्यों बढ़ गई है? क्योंकि यार रेड सी कॉरिडोर में देखें, रेड सी कॉरिडोर में हाउदीज अटैक कर रहे हैं, पायरेट्स अटैक कर रहे हैं। जब पायरेट्स और हाउदीज अगर सेफ़ नहीं होगा तो सेफ़ रखने के लिए जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगी उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो बेसिकली आईएमईसी फेस कर रहा है। नाउ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन की कैसे बात करेंगे? दो एरिया हैं जहाँ पर हमको जो ट्रांजिट रूट है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। एक तो जो हाइफा इज़राइल वेस्टर्न एरिया है यहाँ पर, क्योंकि अभी थोड़े टाइम तक, कुछ सालों तक के पॉसिबल नहीं है कि आप हाइफा इज़राइल तक पहुँच पाएँ, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा वॉर डिस्रप्शन हो चुका है कि यहाँ पर वापस रिकन्स्ट्रक्शन करने में कई साल लगेंगे। तो पहला इशू वेस्टर्न फ्रंट में है। दूसरा आपका पर्शियन गल्फ यूएई वाले फ्रंट में है, ईस्टर्न फ्रंट में। तो ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही है, इसको वापस हमें जोड़ना है। तो अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है वो दिया है ओमान का। ओमान को आईएमईसी में इंक्लूड करने की बात की जा रही है। ओमान के बेनिफिट क्या हैं? ओमान के जो रिलेशन है सारी वेस्ट एशियन कंट्री से बहुत अच्छे हैं। इंडिया के साथ तो बहुत ही अच्छे रिलेशन और बहुत पुराने रिलेशन हैं। तो ओमान एक सूटेबल पार्टनर हो सकता है। दूसरा, अगर इसकी लोकेशन की बात करोगे आप, तो ओमान जो है उसका जो पोर्ट हैं वो कहाँ खुल रहे हैं? अरेबियन सी में। तो जो पर्शियन गल्फ का कन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं, वहाँ होते रहे। वहाँ अगर यहाँ पर ओमान में पोर्ट एक्सेस मिल जाता है इंडिया को, तो इंडिया के लिए जो ट्रांजिट कॉरिडोर रहेगा वो सेफ रहेगा। तो आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक ऑप्शन क्या होगा? ओमान होगा। ओमान को आईएमईसी में इंक्लूड करना चाहिए फ्यूचर में। नाउ वेस्टर्न फ्रंट की बात कर लेते हैं, हाइफा इज़राइल की बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ वॉर चल रही है, और जब तक इज़राइल पैलेस्टीन इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक के ये जो रीजन है वोलाटाइल रहेगा। तो हमें इसके लिए एक अल्टरनेटिव की ज़रूरत होगी, और वो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इजिप्ट हो सकता है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो इजिप्ट थोड़ा नाखुश था, क्योंकि उसे लगा था कि उसे इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन उसे नहीं किया गया। लेकिन अगर देखें तो इजिप्ट जो है एज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बहुत अच्छी जगह पर है। अगर आप यहाँ पर किसी भी तरीके से इजिप्ट तक अगर सामान पहुँचा देते हैं तो रेल और रोड रूट से वो मेडिटेरियन सी तक पहुँचा देंगे, और फिर यहाँ से सेफली जो है मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप पहुँच जाएगा। तो ये एक सेफ़ और सिक्योर ट्रांजिट रूट हो सकता है अगर हम अल्टरनेटिव की बात करें। अब बाकी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इजिप्ट के जो रिलेशन है इजराइल के साथ बेहतर हैं। अगर आपको याद होगा तो इजिप्ट और इजराइल के बीच में वॉर हुई थी, उसके बाद दोनों में डिप्लोमेटिक रिलेशन उसी समय डेवलप हो गए थे। इसके साथ साथ जो वेस्ट एशिया में इजिप्ट एज अ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो जो बैलेंस रिलेशन बैलेंस करने के लिए भी इजिप्ट बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है अगर इसे हम आईएमईसी में इंक्लूड करते हैं तो इन सारे रीज़नों से आईएमईसी में इजिप्ट को इंक्लूड किया जा सकता है, ताकि ये जो है फ्यूचर के जो कन्फ्लिक्ट होने वाले हैं उससे इस प्रोजेक्ट को बचाया जा सके और सेफ़ और सिक्योर कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सके। चीज़ें क्लियर है क्या? तो जो मिसिंग लिंक की हम बात कर रहे थे वो मिसिंग लिंक क्या है? ओमान है और इजिप्ट है। अब आपको आर्टिकल की हेडिंग क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आफ्टर द ब्लेज। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले, इंडिया एस्पिरेशन टू इंडस्ट्रियलाइज शुड बी फाउंडेड ऑन सेफ्टी।
इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कमेंट करने के लिए आ सकता है 250 वर्ड में 15 मार्क्स में। क्या कह रहा है कि इंडिया की जो एस्पिरेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की, इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनने की, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, वो सेफ्टी पे होना चाहिए। इसका मतलब इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स नहीं होना चाहिए। तो हमें इंडस्ट्री की सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। रिसेंटली कुछ डिज़ास्टर हुए हैं, उसके एग्जाम्पल जो है यहाँ पर लिखा हूँ मैंने। जब भी आपको कोई भी इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम्पल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो आप कौन कौन से एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं? विशाखापट्टनम गैस लीक हुआ था 2020 में, है ना, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेंडिंग है, एक बार आप इसे चाहें तो रीड कर सकते हैं। स्टायरीन, ये जो है केमिकल था जो कि टॉक्सिक था, जिसके कारण बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस हो गए थे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984, इसके बारे में तो सब जानते ही हो, आइसोमिथाइल साइनेट। और यहाँ से आप इंट्रोडक्शन भी मतलब शुरू कर सकते हैं किसी भी आंसर का इस एग्जाम्पल को लेके। नेक्स्ट क्या है? टिंकुसिया ऑयल एक्सप्लोजन 2020, ब्रह्मपुत्र असम रीजन में खूब ऑयल, कई दिन तक के जो है ऑयल में जो है आग लग गई थी कुएं में, और उसके बाद खूब जला वो। नेक्स्ट है थाने एक्सप्लोजन 2016। ये जो थाने कॉम्प्लेक्स है ये इंडस्ट्रियलाइज एरिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के केसेस देखने को मिलते हैं। जो रिसेंटली न्यूज़ में है, जिस पे हमें भी डिस्कस करेंगे, वो भी थाने कॉम्प्लेक्स का ही केस है। तो पहले केस की बात कर लेते हैं, फिर बाकी एस्पेक्ट कवर करेंगे क्वेश्चंस के, जैसे कि कॉजेज़, इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड। ये तीनों चीज़ डिस्कस करेंगे, यही तो मेन है। आपका जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक, अब रिसेंट जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल डिस्कस करते हैं। रिसेंटली जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है इन थर्सडे ऑन द केमिकल फैक्ट्री ब्लेस्ट which killed at least 11 people in an industrial complex in Thane and injured more than 60 others। ये जो कंपनी थी, जो इंडस्ट्री थी, वो बेसिकली फूड कलरिंग फैक्ट्री थी और इसमें बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो इसी के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसमें जो महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल लेबर डिपार्टमेंट हैं उन्होंने कहा है इसमें जो बॉयलर का इस्तेमाल किया जा रहा था वो इंडियन बॉयलर एक्ट 1950 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, और जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में, थाने कॉम्प्लेक्स में, जो कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इस तरह के केसेस बहुत बार आ रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया, 2016 में यहाँ फायर एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें 5 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा 2018 में, 20 में, 23 में यहाँ पर एक्सप्लोजन की कई रिपोर्ट आ चुकी है। हालांकि लोगों की जान नहीं गई है, लेकिन इस तरह के छोटे मोटे केसेस यहाँ पर हो रहे हैं। रिसेंटली जो सीएम शिंदे जी हैं उन्होंने कहा है कि बहुत हजार्डस यूनिट जो हैं उन्हें या तो बंद कर दिया जाएगा या फिर उन्हें किसी और लोकेशन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू राइटर ये एक नी जर्क रिएक्शन है। क्यों नी जर्क रिएक्शन है? क्योंकि इसके कारण इकोनॉमिक डिसरप्शन हो सकता है और बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड लॉस भी हो सकती है। तो बेहतर ये होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस पे फोकस करे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और एनवायरमेंटल जो रूल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने पे फोकस करे, रेदर की पूरी जो है इंडस्ट्री को यहाँ से शिफ्ट करने की बात की जाए। मतलब क्या है कि अगर जो एनवायरमेंटल रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं, अगर उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो इस तरह के केसेस नहीं आएंगे। तो इस पे फोकस करना चाहिए। अब जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर केसेस हैं उसके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं, क्या रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है इनएडुकेट रेगुलेशन, प्रॉपरली रेगुलेट ही नहीं हो रहे हैं। एक्ट ज़रूर बनाए गए हैं लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी है। इंस्पेक्शन होते नहीं हैं, मॉनिटरिंग होती नहीं है। अगर इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग हो भी रही है तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे इस केस में बॉयलर रजिस्टर्ड ही नहीं है इंडियन बॉयलर एक्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो मनी है वो एक्सचेंज हुआ होगा इसको छुपाने के लिए, तभी तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री इतने समय से चल रही है। तो कहीं ना कहीं करप्शन एक जो ग्राउंड लेवल पर है वो बहुत ज़्यादा है, उसके कारण भी इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्रीज़ है वो कई सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्री आ रही है, उनके सेफ्टी रूल्स हैं अलग अलग। जब मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी तो ऑब्वियसली कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है।
नेक्स्ट कॉज की बात कर लेते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन हाउ टू एक्ट व्हेन मिसहैप ऑकर। जो वर्कर्स होते हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उन्हें क्या स्टेप्स लेनी है, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। अगर उन्हें जो है जागरूक किया जाए, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये इंसिडेंट्स रुक सकते हैं। इसके अलावा क्या रीज़न है, पुअर इन्वेस्टमेंट इन वर्कर सेफ्टी। जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं ऑनर, है ना, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। इसके कारण बहुत ज़्यादा लाइफ्स भी चली जाती है। अगर इंसिडेंट हो रहे हैं तो भी वर्कर्स की लाइफ बचाई जा सकती है अगर उनकी सेफ्टी पर इन्वेस्ट किया जाए तो। उसके सिमिलर रीज़न है लैक ऑफ मेंटेनेंस। इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी प्लांट है उसमें भी नहीं किया जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए भी नहीं किया जा रहा है। जैसे कि वाइजैक गैस लीक की बात करें तो उसमें जो पाइप्स थे वो पूरे सड़ चुके थे, है ना, जो बॉयलर था वो भी ख़राब हो रहा था। तो इस तरीके से अगर आप प्लांट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आज नहीं तो कल वो फटेगा और उसके बाद इस तरीके के इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होंगे। तो ये सारे हमारे कुछ रीज़न हो जाएंगे, ये कॉमन रीज़न हो जाएंगे। इसमें आप एक एक एग्जाम्पल चिपका दीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए। अब वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, क्या क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो रिस्पॉन्सिबल है इस इंसिडेंट के लिए उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे बाकी लोग एक्टिव नहीं होंगे। दूसरा क्या है, एनडीएमए गाइडलाइंस एंड मेजर को एनेक्ट करना और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना। जब आप एनेक्ट करें और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उनको पता भी तो होना चाहिए सेफ्टी मेजर्स है क्या, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती तो क्या करना है। उसके बाद जो है मॉक ड्रिल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, आग लगती है तो आपको बाहर निकलना है, कैसे एग्ज़िट करना है, कौन सा इमरजेंसी एग्ज़िट होगा, फायर सेफ्टी ऑडिट कराना, इस तरह की चीज़ कराना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली उन इंडस्ट्री में जहाँ पर बहुत केमिकल रिएक्टिव केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक इंडस्ट्री को लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए और फायर सेफ्टी ऑडिट कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। एक अलग अकाउंट बना दीजिए, है ना, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक अलग अकाउंट रखना होगा जिसमें बताना होगा कि उन्होंने इस बार जो है प्लांट को मेंटेन करने के लिए क्या किया है। इस तरह की चीज़ें भी सरकार जो है एनफोर्स कर सकती है। और उसके अलावा इमरजेंसी प्लानिंग, जो हमने अभी मॉक ड्रिल की बात करी, इन केस अगर ऐसे इश्यूज आते हैं कि कुछ आग लग जाती है तो क्या करना क्या नहीं करना, तो इमरजेंसी प्लान भी सारी इंडस्ट्री के पास होना चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, लॉ एनफोर्समेंट, ये सारे आस्पेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, ये सारी चीज़ें तो आप लिख ही सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पूरा कंप्लीट आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है व्हाट नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन एज अ स्टेट मीन्स। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से, इनफैक्ट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इज़राइल पैलेस्टीन से रिलेटेड जो भी रीसेंट डेवलपमेंट होगा वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्री पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसे आपको प्री में पूछा जा सकता है तो उसे हम कवर करेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन तीनों कंट्री ने स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अभी तक के ये तीनों कंट्री पैलेस्टीन को स्टेट या फिर कंट्री भी कंसीडर नहीं कर रही थी। फाइनली जो है इन तीनों कंट्रीज़ के द्वारा क्या किया गया है, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने ये रिकॉग्निशन किया हो, पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया हो। इसका मतलब क्या है, जो बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अभी तक के पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट। यूएस ने तो किया ही नहीं है, वो तो कंसिडर इन्हें करता ही नहीं है। स्टेट ही नहीं है तो यूनाइटेड नेशन में भी इन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। तो यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है इन्हें परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। स्टेट का स्टेटस अभी नहीं दिया गया है, परमानेंट मेंबर का स्टेटस इन्हें अभी नहीं दिया गया है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये हमारी न्यूज़ है। अब इस मूव के सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
पैलेस्टीनियन पीपल्स के लिए ये बहुत इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर उन्हें स्टेट रिकॉग्निशन मिलेगा स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के द्वारा, तो बाकी कंट्री पे भी प्रेशर बनेगा कि वो भी जो है क्या करें, पैलेस्टीनियन को एज अ स्टेट कंसिडर करें। अगर कोई कंट्री या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ जो एक स्टेट है, तो वहाँ के लोग जो है अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हैं। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है वो पीपल को मिल सकता है अगर ये स्टेट रिकॉग्नाइज हो जाएगा सारी कंट्रीज़ के द्वारा। तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करे तभी टू स्टेट सॉल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। जब तक कि टू स्टेट सॉल्यूशन तभी बनेगा जब दो स्टेट बनेंगे, और दो स्टेट बनेंगे तो उसमें भी पैलेस्टीन स्टेट बनेगा, इजराइल स्टेट बनेगा, और जब पैलेस्टीन स्टेट तब बनेगा जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाकी कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये एक सिंबॉलिक मूव है, सिर्फ सिंबॉलिक, इसके और कोई रिपरकशंस नहीं है और कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है और किसी तरह के परिणाम नहीं होंगे। सिर्फ ये एक मॉरल प्रेशर किस पे जनरेट कर रहा है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डाल रहा है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन डाल रहा है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कि भाई अब तुम जो है अपने एजेंडा से बाहर निकलो और पैलेस्टीनियन को स्टेट कंसिडर करो और टू स्टेट सॉल्यूशन पे आगे बढ़ो। तो ये बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस था। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं, स्टेट होता क्या है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट 1993 के हिसाब से 4 कंडीशंस होती है, जो 4 कंडीशन फुलफ़िल होगी तब किसी भी स्टेट को स्टेट माना जाएगा। जैसे कि परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, और फोर्थ है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट। ये जो फोर्थ क्राइटेरिया है यही पैलेस्टीन जो है फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। इनके जो रिलेशन है दूसरे स्टेट के साथ, ये जो रिलेशन है ये बना नहीं पा रहे थे क्योंकि दूसरी कंट्री इसे एज अ कंट्री कंसिडर ही नहीं कर रही है, स्टेट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है, तो फिर कैसे रिलेशन बन सकते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज कैसे हो सकते हैं। तो अब जैसे नॉर्वे ने इनको स्टेट कंसिडर किया है, तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के यहाँ हाई कमीशंस या फिर जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो भेज सकते हैं, एक दूसरे के यहाँ कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। तो इस तरीके से अब जो रिलेशन वाला प्रोसीजर है स्टेट्स के बीच में वो शुरू होगा। तो जब तक कि कोई स्टेट नहीं बनेगा जब तक वो चारों कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा हो। होपफुली ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी, ये प्रीलिम्स के लिए यार इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो चौथा पॉइंट है, ये पॉइंट आ जाएगा तो हो सकता है आप कंसिडर ना करें और गलत कर दें। अब यूनाइटेड नेशन की अगर मेंबरशिप की बात करें तो आर्टिकल 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर में क्या लिखा गया है, मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन इज ओपन टू ऑल पीस लविंग स्टेट विच एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन कंटेन्ड इन द प्रेजेंट चार्टर एंड इन द जजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल एंड विलिंग टू कैरी आउट दिस ऑब्लिगेशन। सबके लिए ओपन है, जितने भी पीस लविंग स्टेट है, बस उनको क्या करना है, जो चार्टर में ऑब्लिगेशन है उसको फॉलो करना है। अब यूनाइटेड नेशन में किसी भी कंट्री को एज अ मेंबर स्टेट बनाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, उसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है और वो रिजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। पर एक चीज़ का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ये रिजोल्यूशन तभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आएगा तब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसे रिकमेंड करेगा, और रिकमेंडेशन के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 9 वोट की ज़रूरत होगी और इन 9 वोट में P5 मेंबर के वोट्स होना चाहिए। मतलब जो परमानेंट मेंबर्स हैं कोई भी वीटो ना करे, प्लस 4 और मेंबर इसमें समर्थन में वोट दें, तब ये रिजोल्यूशन UNGA में जाएगा, फिर वहाँ 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा और उसके बाद कोई भी कंट्री मेंबर स्टेट बनेगी। चीज़ें क्लियर है। पैलेस्टीन क्यों नहीं बन पा रहा है यूनाइटेड नेशन का मेंबर स्टेट, क्यों जो है वो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट में है अभी तक के, इसलिए क्योंकि जो P5 कंट्री है यूनाइटेड स्टेट वो हमेशा वीटो कर देती है इस तरीके के रिजोल्यूशन को, और इसके कारण जो है ये रिजोल्यूशन UNGA नहीं जा रहा है, वरना आराम से पैलेस्टीन अभी तक स्टेट बन जाता। तो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के कारण जो है पैलेस्टीन अभी तक के क्या नहीं बन पा रहा है, परमानेंट स्टेट या यूनाइटेड नेशन मेंबर का पार्ट परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है। अभी जो है परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है, तो इससे इनको क्या क्या राइट्स मिले हैं ये देख लेते हैं, ये भी प्री में आपको पूछा जा सकता है।
Palestine is allowed to participate in all of the organization proceeding except for voting on draft resolution and decision in its main organ and bodies from Security Council to General Assembly and its 6 मेन कमिटीज़। सारी प्रोसीडिंग में क्या करेगा, भाग लेगा, बस वोट देने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ सिटीज़न होते हैं और रेसिडेंट होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उनमें अंतर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर पैलेस्टीन और बाकी यूनाइटेड मेंबर्स में अंतर है। सारी चीज़ में भाग लोगे लेकिन डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा वोट नहीं माना जाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या? ये चीज़ें यार आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ये सारे एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, इसलिए ये आर्टिकल मैंने मेनली लिया था। बाकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।